हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4th ऑफ द चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज के 4th पार्ट में हम करने जा रहे हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच एक संख्या है। वह संख्या हमें बताती है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। वह संख्या जो किसी भी विलयन के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन गुण को बताती है वह पीएच स्केल है। तो पढ़ें आज इसको। पीएच स्केल कि देखिए मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें मैंने संख्या लिखी है 0 to 14, 0 से लेके 14 तक, और जिसमें अलग अलग कलर्स शो किए हैं मैंने। स्टार्टिंग में थोड़ा डार्क है, फिर लाइटन है, देन लाइटन, देन डार्क है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं इसे हम आज पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अगर वह सांद्रता अधिक है या वह सांद्रता कम है तो पीएच स्केल का मान क्या आता है, और उस मान के अकॉर्डिंग वह विलयन किस प्रकृति का है, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। पीएच में पी का मतलब है पोटेंस, जर्मन में जिसे पावर कहा जाता है। पावर यानी शक्ति। किसकी शक्ति? पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर रहा है। देन पावर ऑफ हाइड्रोजन इज पीएच। पीएच का मान, इसकी जो परास होती है वह 0 अत्यधिक अम्लीय से 14 अत्यधिक क्षारीय। सबसे स्टार्टिंग जो है 0 से हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 वह पॉइंट है जहां उदासीन है। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड लास्ट 14। 14 पर क्षारीय, अत्यधिक क्षारीय है। पीएच का मान अगर 7 से अधिक है, इफ पीएच इज ग्रेटर, अच्छा इससे पहले ये पॉइंट है, हाइड्रोनियम आयन H3O। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है हमने पढ़ा है इसको। जब अम्ल H+ आयन त्यागते हैं और वह H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते और जल के अणु से जुड़ जाते हैं। जब H+ आयन जल H2O के अणु से जुड़ जाएगा तो H3O+ का निर्माण करता है, जिसे कि हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन पीएच का मान कम होता है अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयन अधिक है। अगर विलयन में, कौन से विलयन में हाइड्रोनियम आयन अधिक होगा? जिसमें H+ आयन मुक्त होंगे। अगर फ्री रेडिकल्स H+ आयन है तो वह विलयन अम्लीय है। अगर हाइड्रोनियम आयन का मान अधिक है, ये मैंने एरो ऊपर की तरफ किया है, इसका मतलब रेज हो रहा है। हाइड्रोनियम आयन का मान अधिक है तो पीएच का मान कम होता है। कम का मतलब 0, 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे पीएच का मान वहां 14 तक बढ़ रहा है, तो जब हाइड्रोनियम आयन का मान अधिक होगा तो पीएच का मान कम होगा। एक बार फिर से सुने, हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि H+ आयन ही जल के अणु से जुड़ के हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर रहा है। अर्थात अगर किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय है तो उसका पीएच का मान कम होगा। जितनी ज्यादा अम्लीय प्रकृति उतना कम पीएच का मान, यानी अत्यधिक अम्लीय का मान क्या होगा? 0। उसके बाद धीरे धीरे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ये वाले जो है, ये भी 7 के इधर वाले सारे के सारे मान अम्लीय हैं। सबसे 0 जो है अत्यधिक अम्लीय। उसके बाद जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा ये दुर्बल अम्ल होंगे। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। उसके बाद क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी 7 के बाद। 7 जो कि उदासीन बिंदु है, 7 के बाद से क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और सबसे पहले जो आएंगे वो लाइटन जो है, जो डार्क नहीं है, लाइट पोर्शन है। सबसे 14 वाला जो मान है वो अत्यधिक क्षारीय। उससे आगे वाले जो है 7 और 14 के बीच वाले जो मान है वो दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। समझे इस पीएच स्केल को? 0 से लेके 14 तक हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रबल अम्ल, ठीक है, अत्यधिक अम्लीय, प्रबल अम्ल, उसके बाद दुर्बल अम्ल, उदासीन, उसके बाद दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। देखें, अगर पीएच का मान 7 से अधिक है, अगर पीएच का मान 7 जो कि उदासीन बिंदु है, अगर पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय है, जिसमें कि हाइड्रोनियम आयन का मान कम हो रहा है, धीरे धीरे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। अगर पीएच का मान
7 से कम है, 7 से इस तरफ अगर pH का मान 0 to 7 है, 7 से कम है, 0 to 7 मीनिंग 0 to 6 है, 7 से कम है, तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है। और यदि pH का मान 7 है, इक्वल टू 7 है, pH इज इक्वल टू 7, तो विलयन की प्रकृति उदासीन है, जिसमें कि अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुण समान मात्रा में है, तो वो 7 बिंदु है, pH का मान 7 है, उदासीन न्यूट्रल है। उसके बाद हम कुछ pH का मान देखेंगे, जैसे कि हमारे शरीर में मुंह में आने वाली लार जो होती है, खाने से पहले और खाने के बाद दोनों के pH में अंतर होता है। खाने से पहले लार का जो pH है वो 7.4 है, 7 उदासीन होता है, 7 के उस तरफ के जो मान है 7 to 14 के मान जो है क्षारीय है, तो थोड़ा सा दुर्बल क्षारीय हो जाती है ये लार, 7.4। लार खाने के बाद, खाना खाने के बाद में लार का जो pH है वो 5.8 हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस बनता है, HCl बनता है हमारी बॉडी में, हमारे आमाशय में, और उसको जो लार जो होती है खाने को पचाने के लिए जब वो HCl मिक्स होता रहता है तो उसका जो pH है 5.8 तक चला जाता है, थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। नींबू का रस 2.2 है, 2.2 pH। टमाटर का रस 4.4 pH। कॉफी, जो हम चाय कॉफी जो यूज करते हैं, ये भी अम्लीय प्रवृत्ति की होती हैं। ये सब 7 के अंदर जो भी आ रही हैं ये सब अम्लीय प्रवृत्ति है। 4.5 to 5.5 जो है कॉफी का pH है। रक्त का pH 7.4 है। देखिए खाना खाने से पहले जो लार का pH है 7.4, वो रक्त का pH है 7. कभी हमने कभी कोई कट लग जाता है, छोटे थे तब कट लग गया कभी हमने, तो हमने ब्लड को जब टेस्ट किया वो खट्टा नहीं है, वो थोड़ा सा तीखा सा है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। रक्त का pH जो है 7.4 होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH है 14 है, प्रबलतम क्षार है ये। HCl का 0 pH, ये प्रबलतम अम्ल है। इसके बाद देखिए प्रबल अम्ल 0, यहाँ पे जठर रस जो कि पेट में जो HCl बन रहा है, जठर रस 1.2 इसका pH है। नींबू का रस 2.2 है। रक्त का pH जो है 7.4 है। शुद्ध जल आसुत डिस्टिल वाटर जो है वो 7 है, क्योंकि वो उदासीन है, न्यूट्रल है, ना अम्लीय प्रवृत्ति ना क्षारीय प्रवृत्ति। जो शुद्ध जल है उदासीन है, 7 है उसका pH। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH है वो है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH जो है NaOH का 14। तो इस तरीके से इस तरफ 7 के इस तरफ हाइड्रोजन आयन में वृद्धि हो रही है, जबकि 7 के उस तरफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आ रही है। उधर प्रबलतम क्षार, इधर प्रबलतम अम्ल। ठीक है, अब ये हमने pH पढ़ा, क्या ये pH हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल है? क्यों पढ़ा हमने इनको? क्या ये हमारे यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हमारे दैनिक जीवन में pH का बहुत महत्व है। कैसे? तो हमारे दैनिक जीवन में जैसे हमारे शरीर का जो pH है 7 to 7.8 pH की परास होती है, हमारा शरीर ज्यादा अधिक अम्लीय नहीं रह सकता, उसे थोड़ा सा क्षारीय माध्यम में रहने की आवश्यकता होती है। जैसे रुधिर का pH भी, हमारे रक्त का pH भी जब 7.4 है, तो हमारे शरीर का pH, जो शरीर भी जो है हमारा, वो 7 to 7.8 pH की परास में काम करता है। अच्छा, वर्षा का जो जल होता है, अगर वर्षा का जल, हमें पता है कि आसुत जल जो है वो उदासीन है, वो 7 pH का है। अगर वर्षा का जल, उसका pH 5.6 से कम है, अगर 5.6 से भी अगर कम हो जाता है अगर वर्षा का जल, तो वो अम्लीय वर्षा में काउंट आती है कि ये इस बार अम्लीय, क्योंकि प्रकृति में इतने ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इतनी सारी मात्रा में हो गए हैं, जो कि वर्षा के समय जल के अणुओं से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये वर्षा के जल के साथ में जब पृथ्वी पर आते हैं तो एसिड रेन कहलाती है। ये एसिड रेन बहुत सारे स्किन डिजीजेज, या अगर ये एसिड रेन वाला जो पानी है अगर नदियों में चला जाता है तो वहाँ के जलाशय में जो मछलियाँ और जो भी जलीय जीव जंतु होते हैं उनको हार्म पहुँचाता है। तो एसिड रेन की जो pH है वो भी अगर 5.6 से अगर वर्षा का जल कम है pH, तो वो एसिड रेन है। अच्छा, बगीचे की मिट्टी का pH, जैसे कि बगीचे की मिट्टी, बगीचे में बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे बहुत सारे जीव हैं हम,
तो हमें जब पूछा जाता है कि आपको कौन सी सब्जी पसंद है, किसी को आलू पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है, किसी को करेला पसंद है, तो किसी को चुकंदर पसंद है, तो हर किसी का स्वाद अलग-अलग होता है। तो उसी तरीके से हर पौधे को भी अलग-अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है। किसी को कम पीएच वाली, किसी को अधिक पीएच वाली, किसी को अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत होती है, किसी को क्षारीय मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो हम उस सॉइल की टेस्टिंग से उसका पीएच ज्ञात कर लेते हैं और उस सॉइल में होने वाली कमी को भी पूरा कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था एक बार पिछले हमने जब पार्ट में पढ़े थे कि हाइड्रेंजिया का जो फ्लावर होता है, हाइड्रेंजिया बहुत ही सुंदर फ्लावर है। अगर उसको एसिड सॉइल में डाला जाता है, अगर एसिडिक मीडियम वाली जो सॉइल में है, तो उसका फ्लावर अलग कलर देगा और जैसे पिंक कलर आ जाएगा एसिडिक में। और जबकि थोड़ा-सा सॉइल में अगर कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर या कुछ ऐसा करके उसको थोड़ा-सा सॉइल को क्षारीय माध्यम में अगर डाल देंगे, तो उसका जो फ्लावर का कलर होगा वो पर्पलिश ग्रीन या ब्लू कलर ऐसा कुछ आएगा कलर उसका। तो इस तरीके से हम अलग-अलग पौधों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके पीएच, सॉइल के पीएच से ही उसके सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कौन-सी खाद उसके लिए यूज़फुल होगी, किसी प्लांट के लिए कौन-सी खाद चाहिए, तो ये हमें अच्छे से पता चल जाती है। तो बगीचे की मिट्टी का पीएच सही खाद चुनने में काम आता है। तो इस तरह से पीएच बहुत वैल्यूएबल है फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। दूसरा पॉइंट आता है पाचन तंत्र का पीएच। अच्छा, पाचन तंत्र में उदर में क्या बनता है, हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ये पाचन में सहायक होता है। इसके बिना भोजन का पचना असंभव है। तो इसका HCl का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पेट में उदर में HCl बन रहा है और सपोज बहुत देर तक खाना नहीं खाया गया, वह HCl धीरे धीरे रेज होकर ऊपर चढ़ने लगता है और एसिडिटी या अपच की प्रॉब्लम आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में जब अम्ल बनता है पेट में, तो वो अपच का कारण बन जाता है और उस अपच से बचने के लिए एंटासिड, कुछ उस एसिड को रोका जाए, कुछ एंटासिड दिया जाता है। यहाँ एसिड का अपोजिट क्या है, क्षार है। अम्ल का अपोजिट क्षार है। तो कुछ दुर्बल क्षार देकर, जैसे दुर्बल क्षार में आता है जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कि पीएच 10 है। तो मोस्टली एंटासिड में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, ताकि उसके स्टमक में होने वाली एसिड को थोड़ा कम किया जा सके और उसके पेट दर्द को थोड़ा नॉर्मल किया जा सके। तो इस तरीके से पाचन तंत्र में पीएच की वैल्यू है। तीसरा पॉइंट आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अच्छा, शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत है सबसे कठोर पदार्थ, जो कि बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। ये कैल्शियम फॉस्फेट मुंह में जो पीएच जो होता है 5.5 से अगर कम हो जाता है, अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम रहता है, तो दंत क्षय की प्रॉब्लम आती है। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसे टूथपेस्ट यूज किया जाए जो कि क्षारकीय हो। क्षारकीय माध्यम में जो टूथपेस्ट होते हैं वो दंत क्षय में काम आते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्षारकीय टूथपेस्ट मतलब 7.4 तक के जो पीएच वाले जो टूथपेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि मुंह में होने वाले अम्ल को उदासीन कर देते हैं और उदासीन करने के कारण जो दंत क्षय हो रहा है वो रुक जाता है। चौथा पॉइंट आता है पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ये भी अच्छा टॉपिक है कि जब मधुमक्खी का जो स्ट्रिंग, मधुमक्खी है, चींटी है, जब वो डंक से काटती है, तो एक फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड जो है स्किन में डाल देती है, जो कि बहुत ज्यादा जलन करता है। इसको रोकने के लिए हमारे जो घरों में किचन में यूज होता है बेकिंग पाउडर, वो दुर्बल क्षार है, बिल्कुल दुर्बल क्षार है। उस बेकिंग पाउडर के लेपन से वहां की जो दर्द को कम किया जा सकता है, वहां की जो जलन होती है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि वो जो एसिड उन्होंने जो चींटी ने या मधुमक्खी ने जो फॉर्मिक एसिड डाला है, उस एसिड का एंटासिड का काम करता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा जो है दुर्बल क्षार का उपयोग करके हम इससे अम्ल से रिलीफ पा सकते हैं, फॉर्मिक एसिड से। पांचवा पॉइंट आता है पौधों में, जैसे कि मधुमक्खी में डंक है, वैसे के वैसे नेटल लीव्स, नेटल का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है उस पे छोटे छोटे से डंक से पाए जाते हैं। जब उनके पास से निकलते हैं तो घर्षण द्वारा वो स्किन में चुभ जाते हैं और बिल्कुल वैसा ही दर्द करते हैं जैसे कि कोई चींटी ने काटा हो या मधुमक्खी ने काटा हो, क्योंकि उनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। वो फॉर्मिक एसिड
आपको वही स्किन में वही प्रॉब्लम करेगा, वही ईचिंग करेगा, जलन करेगा। पर प्रकृति ने जहाँ पर नेटल का प्लांट होता है, उसी के आसपास में डॉग प्लांट भी मिलता है। प्रकृति ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है ये कि नेटल के साथ में डॉग भी दिया है। तो नेटल प्लांट ने अगर आपको डंक मारा है, तो जो डॉग प्लांट है उसके पास वाला, वो उसकी रक्षा करेगा। वो उसकी जो पत्तियां होती है, डॉग प्लांट की पत्तियों को अगर स्किन पर रगड़ते हैं, तो वो क्षारीय माध्यम की होती है और इस तरीके से नेटल की जो पत्तियां हैं वो मेथनोइक एसिड डाल रही हैं आपकी स्किन में, और डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़कर उस मेथनोइक एसिड की जलन को खत्म किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम पीएच, अगर हमें पीएच ही नहीं पता होगा तो हम ये इतनी सारी जो इसके उपयोग हैं वो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत बड़ा उपयोग है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लवण, क्योंकि हमारा एसिड बेस, अब बात रही है सॉल्ट, देश का नमक। तो इसकी बात हम करेंगे कि लवण कैसे बनता है। लवण को याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि जब अम्ल और क्षारों की क्रिया कराई जा रही है तो लवण और जल बन रहा है। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल में प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, उदासीन के बाद दुर्बल क्षार है और प्रबल क्षार है। तो अलग अलग तरह के, अगर हमने प्रबल अम्ल लिया है और दुर्बल क्षार लिया है तो लवण कैसा बनेगा। अगर हमने प्रबल क्षार लिया है और दुर्बल अम्ल लिया है तो लवण कैसा बनेगा। अगर हमने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लिया है तो लवण कैसा बनेगा, और अगर हमने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया है तो लवण कैसा बनेगा। तो इस तरीके से लवण भी अलग अलग तरह के हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लवण करेंगे। तो बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ सबके नोट्स बनाते रहें। तो ये मैं आपको पहले से ही नोट डाउन करा के रख रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि आपको इजी हो जाएगा। जब कभी भी आप लिखना चाहो आराम से बैठ के नोट डाउन करो। अच्छा, तो इसमें कोई टॉपिक, हाँ अच्छा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वीनस, उसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम्स हैं। चारों ओर देखिए मैंने डायग्राम बनाया है। इस टॉपिक को मैं कराना भूल गई, तो छोटा सा टॉपिक है ये भी, तो ये भी देख लेते हैं। तो शुक्र ग्रह के चारों ओर जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फ्यूम्स बनी हुई है, घेरा बना हुआ है येलो कलर का, तो क्या शुक्र ग्रह पे कोई जीवन संभव है, बताइए आप। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या शुक्र ग्रह पर जीवन संभव है। बहुत ज्यादा एसिडिक फ्यूम्स है चारों ओर, तो क्या उस पे जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ तो होंगे क्या। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।